सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग होममेकर, जहाँ पर हमारा मोटो है ड्रीम्स नॉलेज एंड ग्रोथ। अगर आप GIS लेक्चरर, TGT, PGT इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे मोस्ट अवेटेड मॉक टेस्ट सीरीज़ 3। इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने आपके लिए ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही टॉप 50 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है, जिसमें लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के कोर फैक्ट्स भी कवर होंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम उसकी वन लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और ख़ुद को टेस्ट कीजिए कि इन 50 में से कितने सवाल सही होते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। So question number 1, which of Christopher Marlowe's play deals with the tragic story of German scholar who sells his soul to the devil? देखिए क्रिस्टोफर मार्लोव का मैंने अभी आपके लिए लिटरेरी टर्म्स दिए थे, उसमें जिक्र किया था मार्लोव्स का। क्रिस्टोफर मार्लोव्स के जो फेमस उनका वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसमें वो अपनी सोल को डेविल को बेच देते हैं। ठीक है, उसमें वो कौन सा मैंने टर्म बताया था लिटरेरी, क्या आ जाता है उनके अंदर, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने मेरा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स देखे हैं तो। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। डॉक्टर फॉस्टर्स साइंस अ पैक्ट विद मेफिस्टोफेल्स ट्रेडिंग हिज इमॉर्टल सोल फॉर 24 years ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज एंड मैजिकल पावर्स। ठीक है, तो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शेक्सपियर्स सोनेट जनरली फॉलो विच राइम स्कीम? तो यू ऑल नो शेक्सपियर की सोनेट्स, देखिए हमारे पास 2 ही सोनेट्स होते हैं, एक तो पेट्राकन और दूसरा शेक्सपियर। शेक्सपियर वाले जो होते हैं उनकी राइमिंग स्कीम होती है AB AB CD CD EF EF GG, मीन्स B। आंसर इज B। 4 लाइन्स के इनके क्वार्टर्स होते हैं 3 एंड 2 लाइन्स का कॉपलेट होता है कंक्लूडिंग इनका लास्ट में। ठीक है, now question number 3, who represents the concept of pure innocence and nature in William Shakespeare's romance The Tempest? तो कौन प्योर कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है प्योर इनोसेंस और नेचर का विलियम शेक्सपियर के रोमांस द टेम्पेस्ट में? तो दैट वाज मिरांडा। आंसर इज बी। मिरांडा रेज्ड ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड अवे फ्रॉम courtly corruption and represents ultimate purity and wonder. ठीक है, एंड द टेम्पेस्ट इज द लास्ट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटाफिजिकल पोएट रोट द फेमस लाइन अवर टू सोल्स सेफर विच आर वन थॉट दो आई मस्ट गो एंड यू आर नॉट येट अ ब्रांच बट एन एक्सपेंशन? ये कौन सा मेटाफिजिकल पोएट है जिन्होंने ये फेमस लाइन लिखी है? तो आंसर इज सी, जॉन डोन। These lines are from John Donne's A Valediction Forbidding Morning using a compass metaphor for lovers' souls. ठीक है, so answer is C. So question number 5, John Milton's Paradise Lost, which fallen angel argues for open direct war against heaven in the Grand Council? कौन सा ऐसा करेक्टर है जो फॉनल एंजल है जो आगू कहता है डायरेक्ट वार के लिए हेवन से अगेंस्ट खड़े होकर ग्रेट काउंसिल में? तो दैट वाज मोलोच। मोलोच इज डिस्क्राइब्ड एज अ fiercest spirit who fought in heaven. He strongly advocates for violent and open warfare. ठीक है, वो ऐसा करेक्टर होता है जो बिल्कुल डायरेक्ट वार का न्योता दे देता है हेवन में। ठीक है, ग्रेट काउंसिल में, ग्रैंड काउंसिल में। Question number 6, who is the supreme goddess of dullness satirized in Alexander Pope's mock epic masterpiece The Dunciad? इसमें कौन सी गॉडेस है डलनेस की सटायर, जिस पे सटायर के अलेक्जेंडर पोप ने मॉक एपिक मास्टरपीस डंसियार्ड में? ठीक है, कौन है? तो आंसर इज बी, डलनेस। द डंसियार्ड सेलिब्रेट्स द गॉडेस डलनेस। जो डलनेस जो गॉडेस है उसी को सटायर किया है अलेक्जेंडर पोप ने अपनी डंसियार्ड में। And her chosen agent who spread ignorance and bad writing across Britain. ठीक है, जिन्होंने ब्रिटेन में बैड राइटिंग की है, जो कुछ अच्छा लिखते नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी राइटिंग से लोग इम्प्रेस होते हैं, तो इट शुड बी मॉरल एंड पर्पसफुल। ओके, आंसर इज बी, डलनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, William Collins and Thomas Gray are prominently grouped under which literary category?
ये दोनों राइटर्स किस लिटरेरी कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो दे प्रोमिनेंटली ग्रुप्ड अंडर बी, प्री रोमांटिक एंड ट्रांजिशनल पोइट्स हैं, ठीक है। तो आंसर इज बी, दे ब्रिज द गैप बिटवीन न्यू क्लासिकल रीजन एंड द रोमांटिक इमोशंस। इसके बीच का गैप फिल इन लोगों ने किया था। एंड ऑफन कॉल्ड पोइट्स ऑफ ट्रांजिशन एरा, इनको ट्रांजिशन एरा के पोइट भी कहा जाता है। कौन कौन है? विलियम कॉलिंस एंड थॉमस ग्रे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटेन्स द फेमस लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये बहुत ही फेमस कोट है और ये ली गई है हमारे माई हार्ट लीप्स अप, जिसमें ये दिखाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि जो चाइल्ड है वो इंसानों से ज़्यादा नज़दीक होता है भगवान के, ठीक है। तो दिस lines from my heart sleeps up implies that childhood experiences permanently shape an individual's adult personality। और इनके अकॉर्डिंग जैसा बच्चे का बचपन होता है वो शेप करता है हमारे एडल्ट की पर्सनैलिटी को। देखिए, बचपन में हमने अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेली है, ज़्यादा हैरेसमेंट झेला है, ज़्यादा बुलिंग झेली है, तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो ज़रूर इफ़ेक्ट होगी और हमारी एडल्ट पर्सनैलिटी ही वैसी हो जाएगी जैसा हमारा बचपन का है। तो इसलिए बोला गया है इट शेप्स एन इंडिविजुअल्स एडल्ट पर्सनैलिटी। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, द टेरिफाइंग क्रिएचर इन मैरी शेलीज गोथिक नॉवल फ्रैंकेस्टाइन इज ब्रॉट टू लाइफ विया व्हाट मेथड। किस मेथड से लाइफ को वापस लाया जाता है? तो आंसर इज बी, साइंटिफिक गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो विक्टर फ्रैंकेस्टाइन utilizes chemistry, anatomy and sparks of galvanic electricity to reanimate a stitched body, ठीक है। तो आंसर इज बी, साइंटिफिक गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। So question number 10, John Keats' famous line "Beauty is truth, truth is beauty" serves as the aesthetic climax of which masterpiece? So it is from Ode on a Grecian Urn. The silent Grecian urn teaches mankind that eternal artistic beauty outlasts transient historical truth. ठीक है, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, Alfred Lord Tennyson's poem Ulysses is structurally composed as a, क्या है ये? तो टेनिसन्स की जो पोएम है यूलिसेस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। यूलिसेस स्पीक्स हिज इनर लॉन्गिंग फॉर एंडलेस एक्सप्लोरेशन डायरेक्टली टू हिज मैरिनर्स इन अ ड्रामेटिक सेटिंग, ठीक है। तो आंसर इज बी। देखिए, लॉन्ग में पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ और शॉर्ट में ही पढ़ा रही हूँ। और मेरे को लगा कि मैं जो तैयार कर रही हूँ वो आपके साथ डिस्कस करती जाऊँ और आपको भी देते जाऊँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए एग्ज़ाम में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो मैंने आज पढ़ी थी, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए मुझे इसको तैयार करना चाहिए, इसलिए मैं लेके आई हूँ। और इसको शॉर्ट में जल्दी हम कवर कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस को, क्योंकि कल हमको वॉल्ट विटमैन भी पढ़ना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी पढ़ना है हमारे अमेरिकन राइटर्स में, और टेस्ट सीरीज़ 4 भी करनी है। तो जल्दी सब कवर करना है, तो थोड़ा सा फास्ट हमको होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, मैथ्यू नॉर्स पोएम डॉवर बीच विविडली एक्सप्रेसेस द विक्टोरियन क्लासेस ऑफ किसके बारे में बताया गया है वहाँ पर? तो मोस्टली लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ ड्यू टू साइंस। वो जितने लोग बोलते हैं ना साइंटिफिक हो जाते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी लॉस ऑफ फेथ हो जाती है। बोलते हैं ना हम तो साइंस को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, इट्स लाइक दैट। तो उसके ऊपर है वो डॉवर बीच। द सी ऑफ फेथ रिट्रीटिंग रिफ्लेक्ट्स द एराज डीप स्पिरिचुअल एंजाइटी स्पार्क्ड बाय एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एडवांसमेंट, वही बताया गया यहाँ पर। तो आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन नॉवेल्स फीचर्स द क्रूएल स्कूल कॉल्ड लोववुड इंस्टीट्यूशन? तो ये देखिए आंसर इज बी है, जैन आयर। चार्लोट बेरनाइट्स protagonist Jane Eyre spends her harsh formative childhood years surviving at Lowood School, ठीक है। कौन थी? जैन आयर थी। The question number 14, who wrote the iconic modern poem The Second Coming which predicts a chaotic historical cyclic shift? तो किसने लिखी थी ये मॉडर्न पोएम द सेकेंड कमिंग? दैट वाज विलियम बटलर येट्स, WBS. W.B. Yeats wrote this post-WWI masterpiece utilizing his esoteric system of historical gears, ठीक है। आंसर इज बी, द सेकेंड कमिंग which predicts a chaotic historical cycle cliff
cyclic ship, that was W.B. Yeats. Now question number 15, what structural technique does Virginia Woolf brilliantly deploy in her modern masterpiece novels Mrs. Dalloway? कौन से टेक्निक वर्जिनिया वुल्फ ने डिप्लॉय की थी इन मॉडर्न मास्टरपीस नॉवल जो था उनका मिसेस डैलोवे में? तो आंसर इज बी, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डायरेक्टली कैप्चर्स द continuous fluid in her thoughts and the sensory impression of characters. Answer is B, stream of consciousness. Now question number 16, Walt Whitman's famous poetry collection Leaves of Grass was first published in which year? जो उनकी पोएट्री थी लीव्स ऑफ ग्रास, ये कब पब्लिश हुई थी? तो आंसर इज बी, 1855. द रिवोल्यूशनरी फर्स्ट एडिशन कंटेनिंग 12 अनटाइटल्ड पोएम्स. इसमें 12 अनटाइटल्ड पोएम थी जो सेल्फ पब्लिश कराई थी वॉल्ट विटमैन ने 1855 में. क्वेश्चन नंबर 17, अर्थर मिलर्स मास्टरपीस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ क्रशिंग क्रिटिक ऑफ. डेथ ऑफ अ सेल्समैन क्रशिंग क्रिटिक ऑफ किसका था? तो आंसर इज ए, अमेरिकन ड्रीम. द अमेरिकन ड्रीम. द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ विली लोमन exposes the hollow materialistic illusion of chasing the American dream. Okay, answer is A. Question number 18, who created the fictional South Indian town of Malgudi, which serves as a setting for numerous classic tales? तो आंसर इज C, R.K. नारायण. Who created the fictional South Indian town? किसने fictional South Indian town बनाया था मालगुड़ी? तो और जिसमें बहुत सारी क्लासिक टेल्स भी थी, तो दैट वाज आंसर सी, R.K. नारायण. तो R.K. नारायण का फुल नाम था राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण. तो राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण इन्वेंटेड मालगुड़ी एज अ विविड मैक्रोकोज्म ऑफ ट्रेडिशनल एंड ट्रांजिशनिंग इंडियन लाइफ. ओके, आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फॉर विच brilliant collection of poems did Sarojini Naidu earn the title the Nightingale of India? किस कलेक्शन के लिए सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया था? तो आंसर इज ए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड. हर फर्स्ट मेजर कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 एस्टेब्लिश्ड हर लिरिकल मास्टरी इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री. ओके, 1905 में इनका फर्स्ट कलेक्शन आया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड दैट एस्टेब्लिश्ड हर लिरिकल मास्टरी इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री. ओके. Question number 20, Mulk Raj Anand's debut socially realistic novel Untouchable features the struggles of which central protagonist? किस central protagonist के लिए features Untouchable किया था उन्होंने? डेब्यू socially realistic novel जो था उनका Untouchable. तो that was answer B, Bakha. Bakha is a young hardworking outcast latrine cleaner who experiences severe humiliation throughout a single day. बखा जो थी एक यंग हार्डवर्किंग आउटकास्ट लेट्रिन क्लीनर थी हु एक्सपीरियंसेस सीवियर ह्यूमिलेशन थ्रू आउट द सिंगल डे. सो क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लॉज. आई डू नॉट नो व्हाई ही लेफ्ट द जॉब. तो इसमें देखिए अंडरलाइन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, मिस्टेक हो गया ये. सो आंसर इज सी, नाउन क्लॉज है ये पूरा, ठीक है. The entire underlined clause acts directly as a direct object of the transitive verb no. ठीक है, making it a noun clause. Okay. Why he left the job. Now question number 22, fill in the blanks with the appropriate article. He is fill in the blanks honorable member of the society. यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए. So यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? तो आंसर इज बी, एन. बिकॉज ऑनरेबल इज, भले ही वो एच से शुरू हो रहा है बट इट साउंड्स लाइक वॉबल. ऑनरेबल, नॉट ऑनरेबल नहीं बोलते हैं उसको, ऑनरेबल बोलते हैं. तो दैट इज़ वाई एन विल कम हियर. ओके, ऑनरेबल बिगिंस विद ए साइलेंट एच एंड अ वॉबल साउंड, therefore requiring the indefinite article n. Okay. Now question number 23, identify the figure of speech in the news was a dagger to his bleeding heart. इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज ब्लीडिंग हार्ट. तो यहाँ पर है हमारा बी, मेटाफर, बिकॉज इट डायरेक्टली आइडेंटिफाइज द न्यूज़ विद अ डैगर विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव वर्ड्स. इट मेकिंग इट अ मेटाफर, क्योंकि डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं न्यूज़ को किससे? डैगर से, ठीक है. तो देयर इज मेटाफर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूटिलाइजेज अ gerund एज अ सब्जेक्ट्स.
ठीक है, तो आंसर बी। देखिए जिरेंड एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर स्विमिंग ही है, स्विमिंग को ही एज अ सब्जेक्ट जिरेंड में ING लगा के हम यहाँ दिखा रहे हैं। ऑप्शन बी, स्विमिंग फंक्शंस परफेक्टली एज अ वर्बल नाउन। ओके, जिरेंड एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी तो आपका ही लव स्विमिंग, तो इसमें जिरेंड में सब्जेक्ट का तो काम हो नहीं रहा है, ना ही दे आर स्विमिंग में हो रहा है, ना ही हैविंग स्विम में हो रहा है। सो स्विमिंग इज अ जिरेंड एज अ सब्जेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू पुल समवन्स लेग? क्या मतलब होता है इसका? तो आंसर इज बी, टू टीज और फूल समवन प्लेफुली, टू असिस्ट प्लेफुली। आंसर इज बी, टू पुल समवन्स लेग मीन्स प्लेफुली मेक्स देम बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू एज अ जोक। ठीक है, किसी के साथ ऐसा मजाक करना, मतलब जो कुछ सच नहीं है वो सब बोलना ऐसा जोक के तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द सेमिनार रूम टुडे। तो इसमें क्या आएगा अब मुझे बताइए आप। देखिए एवरीवन क्या है, हमारा सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एवरीवन एंड स्ट्रिक्टली रिकर्स ए सिंगुलर वर्ब रिगार्डलेस ऑफ प्लूरल मॉडिफायर्स, तो इसलिए हमारा इज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए हमारा एवरीवन भले ही लग रहा है बट ये है सिंगुलर है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर आएगा इज। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द सेमिनार रूम टुडे। आंसर इज बी। 27, which term describes a standard stanza form consisting of 8 lines in iambic pentameter with an ABCC rhyme scheme? कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड स्टैंजा को? कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन्स। देखिए 8 लाइन्स आपको पता है, ओटावा राइमा। ओटावा राइमा इज ए क्लासिक इटालियन पोएटिक फॉर्म इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश लिटरेचर बाय थॉमस वाइट। ठीक है, ओटावा मीन्स 8 लाइन्स। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम ABCC। सो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ लेट द डोर बी शट? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि लेट से शुरू होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आंसर इज़ ए, हमें इसको एक्टिव वॉइस बनाना है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, सो शट द डोर इज़ द करेक्ट आंसर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद अ बेस वर्ब टेक लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट इन द पैसिव वॉइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो? So answer is B, what a beautiful painting it is. ठीक है, an exclamatory sentence starting with a what, a or how must end with an exclamation mark. Okay, now question number 30, what is the one word substitute for a person who collects or studies coins? जो coins के बारे में स्टडी करता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट studies or collect currency including coin, tokens and paper money. Okay, answer is B. Question number 31, find the correct antonym of the word transient. Transient अभी हमारे लिए पोएट के लिए आया था, वो जो हमारे थॉमस ग्रे और सेकंड पोएट कौन से थे जो ट्रांजिशनल पोएट कहलाते हैं। तो ठीक है, ट्रांजिशन मीन्स लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो इसका अपोजिट आपका होगा आंसर सी, परमानेंट। ठीक है, ट्रांजिएंट मीन्स लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा परमानेंट। ओके, देयरफॉर इट्स एग्जैक्ट अपोजिट इज परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 32, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग? इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो शी सेड टू मी का हो जाएगा शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, यू का आई हो गया, आर का वॉज हो गया। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट डेफिनेट में चेंज कर देते हैं। इसके रूल्स थोड़े से आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आप इजीली कन्वर्ट कर दोगे इसको। ठीक है, सो एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज सेड टू को चेंज कर देते हैं आस्क में, कॉमाज आर ड्रॉप्ड एंड द क्वेश्चन स्ट्रक्चर चेंजेस टू असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, हु पॉइंट द फेमस टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज क्रिटिकल ऐसी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? ये मैंने आपको शॉर्ट में बहुत इजी वे में समझाया था, ये टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आप उसको जाके शॉर्ट में देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट सबकी बना रखी है कि लिटरेचर के जो बूस्टर शॉर्ट्स हैं उनमें है ये।
तो ये टर्म हमको दिया था टी.एस. इलियट ने. यूज दिस टर्म टू इंडिकेट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड और अ चेन ऑफ इवेंट्स विच सर्व एज अ फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर इमोशन. उनका मानना था जब भी हमें किसी सिचुएशन को दिखाना है तो हमारे पास परफेक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सिचुएशन होनी चाहिए और कुछ थिंग्स होनी चाहिए जिससे हम उसको परफेक्टली शो कर सकें. तो उन्होंने इसमें बताया था कि जो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट प्ले है उनके अकॉर्डिंग वो नहीं रहा, और तब ये इन्होंने टर्म अपने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया था ये टर्म. क्वेश्चन नंबर 34. विच पोएटिक फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय 14 लाइन्स राइम एम्बिक पेंटामीटर स्प्लिट इनटू एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट. ये आपको पता है, ये आपका है पेट्रार्कन सोनेट. इसमें आपका एक होता है 8 लाइन का ऑक्टेव, उसके वो फॉलो करता है सेस्टेट 6 लाइन का. ठीक है. सो पेट्रार्कन सोनेट डिवाइड्स परफेक्टली इनटू एन 8 लाइन ऑक्टेव एंड 6 लाइन सेस्टेट, मार्किंग अ टर्न और वोल्टा इन थॉट. ठीक है. वोल्टा मतलब सडन चेंज ऑफ थॉट में होता है, उसको वोल्टा बोलते हैं. Now question number 35. Identify the part of speech underline the word. The fast runner who won the gold medal. यहाँ पे fast के लिए इन्होंने पूछा है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस अंडरलाइन वर्ड में. फास्ट. तो फास्ट बताइए क्या है. फास्ट रनर. फास्ट वो किसके बारे में बताया है, रनर के बारे में. रनर. तो रनर जो है वो कैसा है, फास्ट है. तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. तो हियर फास्ट डायरेक्टली मॉडिफाइज द नाउन रनर. रनर हमारा नाउन है और जो नाउन को डिफाइन करे दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36. विच fill in the blanks with the correct preposition. The property was divided equally. Fill in the blanks. The 4 brothers. कौन सी preposition आएगी बताइए. ये मैं आपको preposition शॉर्ट्स में कम से कम 9 to 10 पार्ट में बना चुकी हूँ अब तक. among, between और since, for और to और towards. ठीक है. in, on, at सबके लिए मैं प्रिपोजिशन डाल चुकी हूँ अपनी प्रिपोजिशन सीरीज़ में शॉर्ट्स में, क्योंकि लॉन्ग तो देखिए ऐसा हो जाता है आप लोग नहीं देख पाते हो, पर शॉर्ट में आप लोग देख सकते हो. मेरी डेली जो ग्रामर सीरीज़ है उसमें मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक करिएगा. सो यहाँ पर हमारा आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो हमारे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड. द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली. आंसर इज़ बी, एमंग. ठीक है. बिटवीन दोनों के लिए यूज़ होता है, बट 2 से ज़्यादा हो तो हमारे एमंग यूज़ होता है. ठीक है. Question number 37. Which famous work by John Milton is a passionate prose tract advocating for the freedom of the press and licensing reform? बताइए कौन सा वर्क था जॉन मिल्टन का जिसमें उन्होंने प्रेस और लाइसेंसिंग रिफॉर्म के ऊपर उनकी फ्रीडम के ऊपर बोला था. तो डेट वाज एरियोपैजिटिका. इट वाज पब्लिश इन 1644. ठीक है. एंड इट वाज वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल डिफेंसेस ऑफ फ्री स्पीच. फ्री स्पीच के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल डिफेंसेस ऑफ फ्री स्पीच की अब वो वर्क है, डेट इज़ एरियोपैजिटिका. जॉन मिल्टन की 1644 में पब्लिश हुई थी. क्वेश्चन नंबर 38. चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस बिलो. सबसे करेक्ट वर्ड है आपका, बाकी सब रॉन्ग है, बी. आंसर इज़ बी, MILLENNIUM. ठीक है. मिलेनियम विद डबल L एंड डबल N सिग्निफाइंग अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. ओके. देखिए मैं अपनी शॉर्ट्स में डेली वोकैब लेकर आती हूँ, तो वो ऐसे ही नहीं लेके आती हूँ, मैं प्री वाईक्यू बेस पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग पर लेके आती हूँ. तो वो भी आप शॉर्ट्स देखा करिए. ठीक है. और मैं उन वर्ड्स को ऐसे समझाती हूँ डेली वर्क के सीन से कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते हो, उसको रट्टा नहीं मारना है वर्ड को. उन एक्शंस पे उन जो सीन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ और याद कराती हूँ. ओके. सबसे इफेक्टिव टीचिंग मेथड क्या होता है, हम प्रैक्टिकली जब समझाएं, है ना. हम रटाएं, लिख के दिखा दें, आपको नोट्स दे दें, वो नहीं होता. हम जो प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं तो वो ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है चीज़. ओके. Now question number 39. What is the meaning of the phrasal verb breakdown when used in reference to machinery? Breakdown का क्या मतलब होता है? तो आंसर इज बी, to stop functioning or working due to a flaw. Breakdown means to fail or stop mechanical operation or movements due to technical failure. ठीक है. ब्रेकडाउन कभी कभी हमारा भी हो जाता है जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, जब हमें लगता है यार कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, है ना. तो उसके लिए भी हम ब्रेकडाउन यूज़ कर लेते हैं ना, जब हम बिल्कुल स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है जब, या किसी मशीन के लिए, आप किसी भी आप सिचुएशन के लिए भी बोल सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40. विच फिगर ऑफ स्पीच इज एक्सेम्प्लीफाइड इन ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लैट टू ब्रूटिश बीस्ट. देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफी होगा फॉर श्योर. ठीक है. जहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए ना, तो वहाँ आप आंख बंद करके एपोस्ट्रोफी कर दीजिएगा. एन एपोस्ट्रोफी डायरेक्टली एड्रेसेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. एन
एब्सेंट कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर क्या होगा ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा, जजमेंट को बोला जा रहा है, ओ जजमेंट। तो जजमेंट को कौन बोलता है? सो जहाँ पर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये एब्सेंट कॉन्सेप्ट हो तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होगा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, ओ जजमेंट दाउ आर फ्लैट टू ब्रिटिश पीस। यहाँ जजमेंट के लिए बोला जा रहा है, जजमेंट को बोला जा रहा है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट दिखा दिया जजमेंट। ओके, द क्वेश्चन नंबर 41, कंप्लीट द कंडीशनल स्ट्रक्चर इफ शी हैड स्टडीड वेल, शी द टेस्ट, शी फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट, क्या आएगा इसे कंप्लीट करिए आप। तो आंसर इज सी, वुड हैव पास्ड, इफ़ लगा दिया है ना, इफ़ शी हैड, और पास्ट में जब आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो आपका लास्ट वाला भी पास्ट में ही होता है। दिस इज़ अ पास्ट अनरियल थर्ड कंडीशनल क्लॉज है ये, पैटर्न इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसको आपको हमेशा चेंज हो जाता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इफ़ शी हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता, ठीक है, शी वुड हैव पास्ड द टेस्ट, उसने पास कर लिया होता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42, who wrote the famous poem An Introduction which boldly addresses feminist themes and identity and in Indian writing? कौन है? B. कमला दास, इन्होंने लिखा है An Introduction, ठीक है, and it is an iconic confessional poem dealing with personal liberty and linguistic identity choices, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, identify the sentences pattern of she named her cat Kitty। अब इसमें आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या है हमारा आंसर है सी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन टेक्निकल नाउन क्रिटेरियन सॉरी, तो आंसर इज बी, क्राइटेरियन, ठीक है, इसका होगा क्राइटेरिया। ग्रीक ओरिजिन नाउन एंडिंग इन ओएन, जो भी ग्रीक ओरिजिन नाउन ये एंड हुआ है ओएन से, फॉर्म प्लूरल्स बाय स्विचिंग द एंडिंग सफिक्स डायरेक्टली टू अ क्राइटेरिया, ए लग जाता है उसमें, ठीक है, ओएन हटकर। तो क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन फ्रेज ab initio used frequently in literary studies? Answer is B. Ab initio is a Latin phrase translating directly to from the beginning or from the very start. तो आंसर इज बी, from the very beginning, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, in a play a speech delivered by a character alone on stage to reveal their innermost thoughts is called a, इस प्ले में स्पीच डिलीवर करी जाती है करेक्टर के, अकेले करेक्टर के द्वारा स्टेज पर, टू रिवील देयर इनर मोस्ट थॉट्स इज कॉल्ड अ बी, सोलिलोक्वी, ठीक है। Soliloquy is a theatrical device where a lone actor shares private psychological or plot deliberations with the audience. Okay. Question number 47. Fill in the blanks with the appropriate pronoun case. No one could sing as beautiful as B. She. After conjunction हमेशा याद रखिएगा, conjunction है ना, conjunction of comparison like as or than, subjective pronoun case she is used when an implied verb follows, ठीक है। जब भी आपकी कंजक्शन या कंपैरिजन लाइक एज और देन ये सब लगे तो उसके बाद शी ही आएगा, उसके साथ मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नो वन कुड सिंग एज ब्यूटिफुल एज शी, ठीक है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस, एक मिनट, हाँ, what type of verb is underlined in the sentence the bird flew high up into the clouds? flew के लिए पूछ रहे हैं what type of verb, कौन सी verb है, तो आंसर इज बी, intransitive, ठीक है। कौन सी verb है, intransitive। the verb flew does not possess or require any object to satisfy, मतलब इसके बाद हमको कुछ भी लगाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, इस ग्रामेटिकली एक्शन मेकिंग इट इंट्रांसिटिव। सो देखिए यहाँ पर जो इंट्रांसिटिव वर्ब है हमारी फ्लू, देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब को इज एन एक्शन वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, किसी भी हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की उसमें ज़रूरत नहीं होती, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है हमारी, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। द एक्शन स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट, ठीक है। द बर्ड्स फ्लू हाई अप इन टू द क्लाउड्स, तो एक्शन यहाँ पे फ्लू इज द एक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द बर्ड्स,
ठीक है। एंड देयर इज़ नो पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन, कोई सा भी पर्सन या कोई भी नहीं है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो द फ्रेज हाई अप इनटू द क्लाउड्स डिस्क्राइब वेयर दे फ्लू, ये तो बता रहे हैं वो कहाँ पर फ्लू गए हैं, तो वो गए हैं क्लाउड्स में, नॉट व्हाट दे फ्लू, ये नहीं बताया कि वो क्या, जहाँ पर क्या का हमको जवाब मिले वहाँ आपका होता है, बट यहाँ पर नहीं है किसी की ज़रूरत, तो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल पार्टीशन नॉवल आज़ादी विच वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, इस आज़ादी किसने लिखा था, तो डैट इज़ आंसर इज़ बी, चमन नहल। चमन नहल्स आज़ादी 1975 is an epic novel exploring the structural and human cost of Indians partition crisis। ठीक है, आंसर इज़ बी। ना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारी ये टेस्ट सीरीज़ का, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बताइए, आंसर इज़ बी, टू चेंज one's behavior for the better, to turn over a new leaf means to make a fresh start and significantly improve one's moral habit or personal lifestyle। ठीक है, तो ये थी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ पार्ट 3। अब तक हमने 3 पार्ट कर लिए हैं और मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला रही हूँ। इट्स नाउ 1 AM, अभी बज रहा है रात के 1, और मेरी ये मेहनत और आपका साथ मैं चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे ये सीरीज़ और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए JIC का। बस मैं जो पढ़ रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। बस मेहनत यहाँ ये लग रही है कि मेरा रिवीजन तो हो रहा है, बट मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैं एडिटिंग करके आपके लिए भी बना रही हूँ। सो इस मेहनत के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना मेरी इस वीडियो को, और अच्छे से रिवीजन करिएगा। मैंने मोस्टली इसमें सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं, सारे टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं और ये PY के ऊपर बेस्ड है। तो मिलती हूँ कल आपको वॉल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इम्पॉर्टेंट वर्क डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स के साथ। उसके बाद हम करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ पार्ट 4। आप तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, राधे राधे।